वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कंसिस्टेंट पॉलिसीज, और अगर मेरी असम्बली चाहेगी, असम्बली का फैसला है, बलोचिस्तान के लोगों का फैसला है, बलोचिस्तान के लोग ये फैसला करेंगे, मैं और आप नहीं करेंगे। वहाँ पर जो है कानूनों की हिफाजत के इदारे के एहलकार भी वहाँ बताएगा जो एक टन में 250 रुपये लेते हैं, तो वहाँ पर ये मौजूद है, फिर इतना बड़ा वाक़या हुआ हुआ है। यानी सर सिक्योरिटी लैब्स हैं। मैं लैब्स का लफ्ज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम ज़रूर इसको जज करेंगे। हम ज़रूर जब ट्यूसडे को हम बैठेंगे तो हम अपनी सेल्फ एनालिसिस की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें सेल्फ एनालिसिस की बात क्या है, मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ तो वो बात क्या है कि हम अपनी स्ट्रेटजी देखेंगे कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर सिक्योरिटी थी, लेकिन आप देखें ये जो रियासत है या रियासती इदारे हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट ऑफ द लैंड। और जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द किसी एक जगह को सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के एक जगह में ब्रीच करते हैं। टाइम की जो अपॉर्चुनिटी है वो उनके पास है, प्लेस की अपॉर्चुनिटी है वो उनके पास है, तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। और हमने यहाँ पर सिक्योर इन्वायरमेंट की जो मैं बात करता हूँ तो सिक्योर इन्वायरमेंट देना है। वो इन्वायरमेंट कैसे आएगा कि जब हम स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे, जो जा रहे हैं हम मजीद इसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन क्या आप नहीं समझते हैं कि ये ग्राउंड रियलिटी है कि पूरे बलूचिस्तान में हमने 4G सर्विसेज स्टार्ट की हुई हैं, तो जो टेररिस्ट है वो 4G सर्विसेज के साथ अपनी कम्युनिकेशन करता है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी आगे कर दी है। क्या हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये सर्विसेज दिए हैं, ये टूल्स दिए हैं? तो हमें ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और मुझे ताउन चाहिए बलूचिस्तान के लोगों का कि जब हम ये बात करते हैं कि ये 4G सर्विसेज हैं, सोशल मनूवर है, सोशल मीडिया है, ये तमाम एक ऑनस्लॉट है रियासत के खिलाफ, तो हमें कंसेंसस डेवलप करना है अपनी असम्बली के अंदर कि हम वो कंसेंसस डेवलप करें कि ये दहशतगर्दी की जो जंग है, बहसियत कौम हमने ये लड़नी है, तो हम उसके लिए एक कंसेंसस डेवलप करें कि हम कहाँ 4G सर्विसेज दे सकते हैं। उसके पॉजिटिव इस्तेमाल को हमने इंकरेज करना है, उसके जो नेगेटिव इस्तेमाल है उसको डिस्करेज करना है। तो हम इंशाल्लाह ताला कल असम्बली में कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम हर चीज़ जो है प्रोविंशियल असम्बली जो है वो इसको लीड करेगी। दुखी वाक़े पे कोई गिरफ्तारी, कोई छापा ऑपरेशन, क्या अपडेट है? क्योंकि 2 दिन का टाइम गुजर गया। देखिए, सर्च ऑपरेशन तो उसके बाद से चल रहा है और हमारी फोर्सेस जो हैं वो उनके पीछे हैं, लेकिन जाहिर है कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो जब आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कोई इस तरह के रिजल्ट नहीं है मेरे पास कि जो मैं आपके साथ शेयर करूं। मुमकिन है मैं अपना ऑपरेशन प्लान भी आपके साथ इस फोरम पे शेयर करूं। पिछले वाक़या पे क्या कहेंगे जब आप यही बात कहते हैं, जब हर वाक़या हो जाता है? जी, डीसी जाकिर साहब शहीद हुए, उनके बदले में हमने 6 लोग मारे, और वो लोग जो इन्होंने उनको शहीद किया उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और वो मारे गए। इसी तरह जो 26 अगस्त को हुआ उनके अगेंस्ट हमारा मस्तोंग में ऑपरेशन हुआ और उसमें भी उनके कुछ लोग मारे गए। अब आप देखें तुर्बत में बहुत बड़ी तबाही, 280 kgs एक्सप्लोजिव, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको डिफ्यूज़ किए। 200 kgs एक्सप्लोजिव मीन्स कि ये शायद पूरा शहर उसमें मुतासर होता। लेकिन अब मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, और जब इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है तो उसको काउंटर इंटेलिजेंस कर रही है। जो इंटेलिजेंस 9 गोल रोक लेती है वो किसी को नजर नहीं आते हैं, जो 1 गोल हो जाता है वो सबको नजर आता है। सरफराज साहब, एपेक्स कमेटी में बलूचिस्तान में जो हालात के बड़े अहम फैसले किए गए, उन पर अभी तक अमल दरामद की क्या पोजीशन है और वफाक किस हद तक आपसे ताउन कर रहे हैं? देखिए, वफाक का मुकम्मल ताउन हमारे साथ है, और जो एपेक्स कमेटी में डिसीजंस हुए थे, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ लाए थे, 2 किस्म के डिसीजंस हुए थे। एक काइनेटिक डिसीजंस थे, एक नॉन काइनेटिक डिसीजंस थे। नॉन काइनेटिक डिसीजंस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड पे है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, जिसमें फिस्कल सपोर्ट है, जिसमें हमने अपनी CTD को स्ट्रेंथन करना है, हमने अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करना है, अपने लेवीज को स्ट्रेंथन करना है। वो चीज़ें ज़ाहिर है स्लो पेस में चलती हैं, और काइनेटिक में हमारी हमेशा से ये अप्रोच है कि रियासत के लिए ये मसला नहीं है कि एक कोने से स्टार्ट करें और दूसरे कोने तक कोई मिलिट्री ऑपरेशन करें। मैं अक्सर कहता हूं कि वी डोंट नीड एनी मिलिट्री ऑपरेशन। हम, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस जो हैं वो ये कैपेसिटी रखते हैं। स्ट्रेटजी पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं, उस पर हम दोबारा बैठेंगे, बार बार बैठेंगे। वी कैन गो कि हम जाएंगे और उस पर बार बार काम करेंगे। नॉन काइनेटिक पे आपको पता है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना एक टास्क फोर्स बनाया है, अपनी एक थिंक टैंक बनाया है, जो होम डिपार्टमेंट में बन रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसमें नॉन काइनेटिक जो उसकी अप्रोचेस हैं वो हम कर रहे हैं। सब सवाल आपने कर रहे हैं या किसी और ने?
देखिए हमारे यहाँ एक एक्ट पास हुआ है टेररिज्म के ख़िलाफ़, वो 10 लाख रुपए है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे दोस्तों का ये मशवरा है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने मुझे कुछ दिन पहले भी कहा कि हम वो 2013-14 में मैं ही उस वक्त होम मिनिस्टर था, हमने वो एक्ट किया था, उसको हम बढ़ाने का सोच रहे हैं। इनका हमने 15 लाख रुपए अनाउंस किया है और अगर ये दोस्तों का ख्याल है कि हम वो एक्ट में बढ़ाएंगे तो ज़रूर टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं उनका ख्याल हमने रखा है। मालकान का है कि बदतखोरी का बड़ा आंसर है इसमें, ये जो पैसा है ये बेचारे दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता है और दूसरी जानिब सिक्योरिटी के नाम पर बारी रकम ली जाती है। जो मालकान और जो मजदूर इससे मुतासर हो रहे हैं, इतना पैसा लेने के बावजूद भी उनको मिल क्या रहा है? देखिए बिजनेसेस हो रहे हैं बलूचिस्तान में, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उसमें माइनिंग भी एक बिजनेस है। एक्सटॉर्शन, यस, एक्सटॉर्शन एक इशू है, एक्सटॉर्शन लिया जाता है। अब आपने जो एक्सटॉर्शन ले रहा है उसके ऊपर सख्ती करनी होगी, उसके ऊपर हमने प्लान करना है कि वो हम उसको इस काबिल ना बन छोड़ें कि वो जाके किसी बिजनेसमैन से, किसी एग्रीकल्चरिस्ट से वो एक्सटॉर्शन ले। और उसके लिए मैंने आपको कहा है कि स्ट्रेटजी बन रही, हम अपनी स्ट्रेटजी पे रीथिंक करने ट्यूसडे को जा रहे हैं। बताएं 4G का। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे से अगर दहशतगर्दी रुक जाती है तो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। डिप्टी कमिश्नर जाकिर के कत्ल में मुलव्विस 6 हमलावरों को हलाक किया गया है। दहशतगर्दी के मसले का हल पॉलिसी के तसलसल में है। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है। वो ब्लॉक कर सके, कम्युनिकेशन को सुन सके। जब आपने इंटेलिजेंस का ये टूल ही छीन लिया, इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर फेस कर रहे हैं, तो थिंक अबाउट इट, बी पॉजिटिव। थैंक यू। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पूरे इस्लामाबाद में आर्मी तैनात। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी रेंजर्स और पुलिस के साथ तैनात रहेगी। किसी को रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर कीमत पर अमन कायम रखा जाएगा। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है और इस इजलास के हवाले से तैयारियां जो हैं वो तकरीबन आखिरी मराइल में पहुंच चुकी हैं। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी, हमारे साथ चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है कि इतने अरसे बाद हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस के ऊपर हमने दिन रात मेहनत की है और मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब खुद भी फॉलो कर रहे हैं। आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो अलॉन्ग विद द पुलिस, अलॉन्ग विद द रेंजर्स, सबके साथ की है। पूरे इस्लामाबाद को सिक्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अगर ऐसी एक्टिविटी करना चाहता है जिससे किसको सबोताज करेंगे, वो हम नहीं होने देंगे। एट एनी कॉस्ट हम पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पे मेंटेन करेंगे। उन्होंने ये भी वादे कर दिया है कि एहतियाज अगर कोई करना चाहता है तो किसी भी कीमत पर उनको इस्लामाबाद में एहतियाज की इजाजत नहीं होगी। जी, तहरीक इंसाफ की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल शंघाई कॉन्फ्रेंस सबूताज करने की साजिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI पाकिस्तान को शर्मिंदा करने का सामान कर रही है। एहतजाज की कॉल खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं वाली सोच है। अदलिया मुल्की सालमियत पर किए जाने वाले हमले का नोटिस ले। ऐसे मौके पे जब 12-14 मुल्कों के वज़राए आज़म सरबराह जो हैं वो यहाँ पे आए होंगे, उसको सैबोटाज करने के लिए, पाकिस्तान को सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा करने के लिए ये उसका सामान कर। इस मुल्क की इज्जत और इसकी साख वो अव्वल और आखिर हमारी तरजीह वो है। इनके ज़हन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है जिसके अंदर इमरान खान हुक्मरान ना हो। चंदाना गुलजार साहबा ने कहा था ना, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पूरी डेफिनेशन है PTI की। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान का वर्सेस इमरान खान जो तनाज़ा है, हम उस पार्टी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अदालतों को ये नजर नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ। उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI दुश्मन के एजेंडे पर चल रही है। एहतजाज में इनके लीडर वर्क फ्रॉम होम करते हैं। आईनी तरमीम के मामले में मौलाना का वोट हमारे हक में होगा। PTI वाले आज मौलाना के दरबार में चक्कर लगा रहे हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मौलाना चुन चुन के इनसे बदले ले रहे हैं।
बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद है मौलाना साहब का जो वोट है वो हमारे हक में होगा। पीटीआई वाले बड़े शहर सपाटे कर रहे हैं, आ रहे हैं, दरबार पे हाजिर होते हैं, आज उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनके गोडे भी पकड़ रहे हैं, उनके पाँव भी पकड़ रहे हैं कि आप हमारे सियासी मसीहा हैं। पता नहीं कैसे आंखें मिलाते होंगे, काले चश्मे पहले शायद आंखें मिला लें। इसीलिए हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन काम है कि मौलाना चुन चुन से बदले ले। क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आजाद हो जाएंगे? पीटीआई का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, दूसरों के बच्चों को परवाने के चक्करों में हैं। आप भी जुर्रत करें रोडों पे निकले, आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इनका पहले ये एजेंडा था कि हम इंडिया के वजीर खारजा को लाकर पीटीआई के धरने से खिताब करवाएंगे। मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक फसाद ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया है। SCO इजलास के मौके पर फिर से इस्लामाबाद पर यलगार को तैयार है। ये जमात अपने एजेंडे की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आ रहे हैं नामालूम जगह एहतजाज की कॉल आई है। एग्जैक्टली 15 और 16 उस कॉन्फ्रेंस के डेज हैं। ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद पे यलगार करनी है। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। SCO इजलास के मौके पर जो भी हालात खराब करना चाहता है दस्तूर और पाकिस्तान का दुश्मन है। ANP के मरकजी सदर सेनेटर इमल वली कहते हैं जो एक्शन KP हुकूमत ने PTM के खिलाफ लिया, इनके खिलाफ वैसा ही होना चाहिए। इजलास के दिनों में जो भी बंदा पाकिस्तान के अंदर एक बुरा माहौल बनाना चाहता है, ये दस्तूर का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है। उम्मीद रखूंगा इंटीरियर मिनिस्टर साहब से कि जो एक्शन जिस तरह पुख्तूनख्वा हुकूमत ने PTM के अगेंस्ट किया है, मोहसिन नकवी से मेरी गुजारिश होगी कि याद रखे कि इन्होंने खैबर में क्या किया है, इनके साथ वैसे ही अमल पेश होना चाहिए। शंघाई ताउन उसके दिनों में इंशाल्लाह इस्लामाबाद पुरअमन रहेगा। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के लिए एक अच्छी इमेज। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आईनी तरमीम पर JUI ने अपना आईनी मुसव्वदा पेश कर दिया। कामरान मुर्तजा ने बताया पीपल्स पार्टी और उनके मुसव्वदे में सिर्फ आईनी अदालत और आईनी बेंच का फर्क है। डेटा के मुताबिक आईनी केसों की तादाद 200 से कम है। आईनी अदालत के बजाय बेंच बना लिया जाए। मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तफाक राय के लिए PP और JUI क़यादत ने जरदारी हाउस में बैठक लगाई। अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है। हमारा पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उस ड्राफ्ट में बुनियादी बात चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब हमने जब ड्यूरिंग द मीटिंग हमने पूछा है कि टोटल कितने केस हैं, वो डाटा तो वो चेक करवाइए, तो वो लेस देन 200 केसेस हैं, बल्कि 100 और 150 के दरमियान है वो केसेस जिसके लिए एक नई अदालत प्रपोज की जा रही है। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आप बेंचेस बना लीजिए, मगर हमारा और उनका बुनियादी फर्क कोर्ट्स के हवाले से हम बेंचेस पे ठहरे हुए हैं। वो कोर्ट चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। कायदे आज़म ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की थी। कायदे आज़म ने शहरियों के बुनियादी हुकूक के नफाज के लिए वफाकी आईनी अदालत की तजावीज़ दी। अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और एक फौजदारी अपील की अदालत की तजावीज़ भी दी। कायदे आज़म ने कहा कोई भी सवाल जो आइन से पैदा हो उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायदे आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालफत की। कायदे आज़म ने कहा शहरी के हुकूक पर हमले का मामला वफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। कायदे आज़म ने कहा कि इस तरह की हदबंदी के साथ वफाकी अदालत ज्यादा मसरूफ नहीं होगी। सीनियर मोस्ट जज ने ही चीफ जस्टिस लगना है, वही मनसब संभालेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम के लिए गुफ्तो शनीद जारी है। तरमीम 25 अक्टूबर से पहले और बाद में भी हो सकती है। कौन सी ऐसी चीज है जिसका हल नहीं? ऑपोजिशन से कहता हूं सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज भी दें। का क्याम है, जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 है, जजेस की परफॉर्मेंस के हवाले से एक सिस्टम इवॉल्व करना है। 25 के बाद भी, 25 से पहले भी हो सकता है, ये 2 महीने बाद भी हो सकता है। सीनियर मोस्ट जज ने चीफ जस्टिस आना है, तो सीनियर मोस्ट ही है। और तारीख है उनकी रिटायरमेंट की, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करना है कि ओथ है वो किस दिन और किस मुकाम पे होना है, वो साथ एक नोटिफिकेशन का हिस्सा होता है। नोटिफिकेशन हमेशा रिटायरमेंट से 2 दिन पहले
یہ اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ ہوئی آرمی چیف کی, اتنی بڑی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, 2.5 دن پہلے ہوئی تھی. عدالت کا قیام غلط اقدام ہے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی سے مشاورت کے بعد ہی ترامیم پر حکومت سے بات کریں گے. 176 مقدموں کے لیے الگ عدالت بنا رہے ہیں. سپریم کورٹ پر تو بوجھ برقرار رہے گا. بیرسٹر علی ظفر بولے حکومت کینگرو کورٹ بنانے جا رہی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے آئینی عدالت کا قیام عدلیہ پر ڈرون حملہ قرار دے دیا. بولے نئی عدالت کے ذریعے حکومت ججوں سے پرچی پر فیصلے کرانا چاہتی ہے. گورنمنٹ نے اپنا ایک ڈراپ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اسی طرح JUI نے بھی ایک ڈراپ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اس پہ کوئی اپنی بات بھی کرنی ہے تو بات تب ہوگی جب ہم خان صاحب سے ملے ہوں, ہم نے ڈسکس کیا ہو. کنسٹیٹیوشنل کورٹ جس طرح آپ لوگ بنانے جا رہے ہو یہ بالکل غلط ہے. اس وقت سپریم کورٹ کے پاس 65,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہے, اس میں صرف اور صرف 148 کنسٹیٹیوشنل اور 2800 موٹو کیسز ہے. تو آپ 176 کیس کے لیے کورٹ بنا رہے ہیں جبکہ سارا کی سارا برڈن ہے وہ پھر بھی سپریم کورٹ کے پاس رہے گا. پہلی شک ہے کہ وہ چیف جسٹس کون ہوگا, اس میں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپوائنٹ کریں گے. جو اگلے 4 ججز ہیں ان کو وہ والا چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گا جس کو پرائم منسٹر صاحب نے اپوائنٹ کیا ہو. ایک کینگرو کورٹ بنانے جا رہے ہیں, ایک ایسا ربر اسٹیمپ کورٹ جس کے 5 کے 5 جج صاحبان پرائم منسٹر کے اپوائنٹ ہیں. عدالتی نظام ہے اس پہ یہ واضح طور پہ ایک ڈرون حملہ ہے. یہ چاہتے یہ ہیں جج صاحبان یا کورٹ کو ختم کر دیا جائے اور ایک پیرلل جوڈیشری سسٹم بنایا جائے اور پرچی کے اوپر جو ہے وہ عدالتیں وہ ایک عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے اور ججز جو اس عدالت میں ہوں گے ان کے اپنے لوگ ہوں گے اور وہی فیصلہ کریں گے جو چاہیں گے. آئینی ترامیم کے مجوزہ مسودے پر پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس. PTI پر تنقید. ارکان نے کہا کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف اکٹھے بیٹھ کر ترامیم کے لیے اتفاق رائے پیدا کریں, دوسری طرف SCO کانفرنس کے موقع پر انتشاری سیاست کی جائے. عمر ایوب نے کہا حکومت نے فسطائیت کی انتہا کر دی, کارکنوں کا جینا دوبھر کر دیا. PTI کسی منفی سیاست پر یقین نہیں رکھتی, آئینی ترامیم پر اپنا موقف کھل کر پیش کریں گے. علی امین گنڈا پور کے نام پہنچنے سے کارکنان کا حوصلہ ٹوٹا. PTI رہنما عاطف خان کی تنقید. انہوں نے کہا کہ پارٹی میں فیصلہ سازی کے مسائل ہیں, قیادت کو واضح کرنا چاہیے تھا ڈی چوک جا کر کرنا کیا ہے. پارٹی میں ہر کوئی دوسرے پر ڈبل گیم کا شک کر رہا ہے. ورکرز اس وقت ڈیمورلائزڈ ہیں. مکس سگنل جب جاتے ہیں نا تو پھر وہ کنفیوز ہوتے ہیں. یہ ہماری لیڈرشپ کو پہلے سے کلیئر کرنے دینا چاہیے تھا. وہاں دھرنا دینا ہے, وہاں جلسہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ہمارے لیڈران صاحبان ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, دوسرا لیڈر آ کے اس کے اپوزٹ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. سب سے بڑا جو اس وقت ڈیمیج کر رہا ہے PTI کو وہ یہ چیز ہے, ایک میسج کلیئر کٹ کمیونیکیٹ نہیں ہوتا. ڈیسیژن میکنگ کے پرابلمز ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے ڈبل گیم والے لوگ. شک تو ہر ایک آدمی دوسرے پہ کر رہا ہے, لیکن یقین سے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی ایئرپورٹ کے قریب ہونے والا خودکش دھماکہ پاک چین تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار. CTD نے ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. دھماکے میں کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو ملوث قرار دے دیا گیا. رپورٹ میں کہا گیا دہشت گردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے حملہ کیا. دہشت گرد نے اپنی گاڑی کو چینی قافلے کے قریب لا کر دھماکہ کیا. 2 چینی شہری ہلاک اور 1 چینی سمیت 12 افراد زخمی ہوئے. 15 گاڑیاں مکمل تباہ ہو گئیں. مقدمہ تھانہ ایئرپورٹ کے SHO کی مدعیت میں درج. کالعدم BLA کمانڈر بشیر احمد بلوچ اور عبد الرحمان کو نامزد کیا گیا. کراچی میں لفٹ مانگ کر ڈکیتی کرنے والی حسیناؤں کا گینگ ان ایکشن. لانڈی کے فیکٹری ملازم کو موبائل اور تنخواہ سے محروم کر دیا. سنسان جگہ لے جا کر تھپڑ بھی مارے. افضل خان کی رپورٹ. انجان خواتین کو لفٹ دینے والے ہو جائیں ہوشیار. لفٹ مانگنے والی اچانک اسلحہ بھی دکھا سکتی ہے. جیسے لانڈی 6 کے رہائشی حذیفہ سے سنگر چورنگی کے قریب خاتون نے لفٹ مانگی اور کچھ ہی فاصلے پر آئی ایریا کے مقام پر اسلحہ تان لیا. انسانیت کے ناطے لفٹ دیا, سنسان جگہ پہ روک لیا گیا, اسلحہ دکھایا گیا, کچھ پیسے تھے, وہ ایک موبائل تھا وہ چھین لیا. کے گال میں انگلیاں بھی بنی ہوئی تھی, 2-3 تھپڑ بھی مارے ہیں اس کے. عوامی کالونی پولیس نے واردات کا نشانہ بننے والے حذیفہ سے تحریری درخواست وصول کرنے کے بعد ملزمہ کی تلاش شروع کر دی ہے. لفٹ مانگ کر ڈکیتیاں کرنے والی خواتین تو پولیس کے لیے چیلنج ہے ہی, لیکن شہریوں کو بھی اجنبی خواتین کو لفٹ دینے سے گریز کرنا چاہیے. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز کراچی.
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے اسکولوں میں ضرورت کے برعکس اساتذہ تعینات. کسی اسکول میں 48 بچوں کے لیے 14 ٹیچر ہیں تو کئی سینکڑوں طلباء کو صرف 7 استاد پڑھا رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں منظور احمد. اپنے ہی کلاس فیلو کی مدد سے سبق پڑھنے والی یہ طالبات گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کلی بیڑو سریاب کی ہیں. یہاں 435 طالبات اور 10 جماعتوں کے لیے صرف 7 اساتذہ تعینات ہیں. اب کوئٹہ میں ہی گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول بستی پنچایت کو دیکھیے. طالبات کی تعداد 48 جن کے لیے 14 ٹیچرز تعینات ہیں. دونوں اسکولوں میں طالبات اور اساتذہ مشکل میں ہیں کیونکہ ایک تو ہم اپنی لیسن پلاننگ کو فالو ہی نہیں کر سکتے. اگر ایک بچہ بھی ایبسنٹ ہو جاتا ہے اسے ہمیں دوبارہ سے اسی طرح بالکل نئے طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. 40 بچوں پہ ایک ٹیچر ہے اور ہم لوگ 40 بچوں پہ 14 ٹیچر ہیں. محکمہ تعلیم بلوچستان کے پاس 22 بچوں پر ایک ٹیچر موجود ہے. پھر بھی صوبے میں 7000 سنگل ٹیچر اسکولز ہیں. 3000 اسکول استاد نہ ہونے کے باعث بند ہیں. 2021 میں نگراں وزیر اعظم نے اساتذہ کی تعیناتیوں کو درست کرنے کی ہدایت کی تھی. کچھ نہیں ہوا. اسکول جو بند تھے نان فنکشنل ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف ٹیچرز ان کو دوبارہ فنکشنل کیا گیا ہے. اس پہ ریشنلائزیشن پلان کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. محکمے کے اہم عہدیداروں نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ اساتذہ کی تقرریوں و تبادلوں میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے. پسند کے شہر و اسکول تبادلے کے لیے اساتذہ یونین یا قبائلی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں. سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کی تعیناتی ضرورت کے مطابق ہو. کیمرامین شہید لودھی اور امیلا مینگل کے ساتھ منظور احمد، ایئر وے نیوز، کوئٹہ. لاہور والوں نے 1 صدی پرانے درخت کو بچا لیا. اسپیشل ایجوکیشن کی زیر تعمیر عمارت میں موجود برگد کو جلو فارسٹ پارک منتقل کر کے محفوظ بنا لیا گیا. لاہور سے الماس احمد خان کی رپورٹ. اسپیشل ایجوکیشن کی زیر تعمیر عمارت میں رکاوٹ بننے والے 115 سال قدیمی برگد کے درخت کو کاٹنے کی بجائے محکمہ جنگلات نے جلو فارسٹ پارک منتقل کر دیا. 100-125 سال پرانا درخت ہے. اس کو ہم یہاں سے شفٹ کر کے نہ صرف جلو میں لے جا رہے ہیں بلکہ اس کی برانچز کے ساتھ ہم ایک نیا جنگل بھی اگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ماحولیاتی آلودگی کے پیش نظر اس قدیمی برگد کے درخت کی زندگی کو نہ صرف محفوظ کیا گیا بلکہ اس کی شاخوں کو بھی جلو فارسٹ پارک منتقل کر کے 1 ایکڑ اراضی پر محفوظ طریقے سے دوبارہ لگایا گیا. کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکہ نے اسرائیل پر حملے کے بعد ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی. ایرانی تیل اور تیل کی نقل و حمل کرنے والی کمپنیوں اور جہازوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے ایران کو اسرائیل پر حملے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. پابندیاں ایران کے میزائل اور ایٹمی پروگرام کی فنڈنگ روکنے کے لیے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس قزاقچی نے یورپی ممالک سے کہا ہے کہ تہران جنگ سے خوفزدہ نہیں مگر ہم جنگ نہیں چاہتے. یورپی ملک جنگ بندی کے لیے کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.